एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट्स का अलोंग विद जीएसटी। एज यू ऑल नो, जीएसटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर फाइनल अकाउंट्स। आपके जो फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें जीएसटी ज़रूर आएगा, बिकॉज जीएसटी इज समथिंग विच इज़ हियर टू स्टे। सो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जीएसटी के बिना हम क्वेश्चन कर लें और हमारा पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो जीएसटी अब हमें समझना होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम जीएसटी को छोड़ दें तो बाकी का सारा क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आप सॉल्व कर रहे थे। एंड व्हाट वाज द मेथड? हम 3 फॉर्मेट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, दूसरा हम बनाते हैं उसके बाद बैलेंस शीट। इन तीनों में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों फॉर्मेट्स की स्पेसिंग आप ध्यान से कर लेना जैसे आपको मैंने समझाई थी। उसके बाद आपको इसमें जीएसटी का क्या ध्यान में रखना है कि ये जो जीएसटी के जितने अकाउंट्स हैं, ठीक है, दीज आर योर एसेट्स और लाइबिलिटीज। ये एक्सपेंस नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है, व्हेन यू बाय एनीथिंग और फॉर एनी सर्विसेज दैट यू बाय, आप उनके साथ अमाउंट के साथ आप जीएसटी पे करते हो, विच इज़ कॉल्ड इनपुट जीएसटी। दिस इज समथिंग विच यू हैव पेड। अब आपने पे किया है तो पे करने से ये एक्सपेंस नहीं बन जाता। पे करने का मतलब है कि हमने जो जिससे सामान खरीदा, जिससे रॉ मटेरियल्स या सर्विसेज ली, उसको पेमेंट कर दी। सो अब क्या होगा कि ये पेमेंट उसने खुद नहीं रखी है, गवर्नमेंट को कर दी है। सो इसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट लेना? ये क्या होता है कि व्हेन यू सेल समथिंग, अब जब आप कोई चीज़ की सेल करोगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी रिसीव होगा। ये आपको रिसीव हुआ है, ठीक है, ये जीएसटी आपको रिसीव हुआ है और ये आपने नहीं रखना है। बिकॉज जो भी बिजनेसमैन है, जो कोई चीज़ सेल करता है, उस पर उसे जीएसटी मिलता है कस्टमर से, वो उसे खुद नहीं रखना होता है, इसको पे करना होता है। कहाँ? गवर्नमेंट को। आपको गवर्नमेंट एक्सचेकर में पे करना है। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। ये एसेट है जो हमने पे किया व्हेन वी बॉट समथिंग, और दिस इज़ अ लाइबिलिटी जो हमें मिला, हमें खुद नहीं रखना, हमें आगे दे देना है। सो क्या करते हैं कि एक तरफ आपके पास ये लाइबिलिटी है जो आपने पे करना है, एंड अनदर थिंग इज एक पार्ट है आपके पास जो आप ऑलरेडी पे कर चुकी हो। तो ये आपके पास एसेट है। आप इनको आपस में डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट 1 to 1 आप इनको कैंसिल कर सकते हो कि आप डिटर्मिन कर सकते हो कि अब हमारी फाइनल जो है वो लाइबिलिटी कितनी बची, कितना पे करना है। अब इसमें रूल ये होता है कि ये जो आपने पे कर दिया, आपको अगर आपने ज़्यादा पे किया, सपोज यू हैव पेड मोर, यू हैव पेड योर 10,000 और आपको जो गवर्नमेंट को देना है वो कम है, तो आपको बेनिफिट जो है वो कैश में वापस नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको दूसरी पेमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। देखो, जीएसटी इज ऑफ 3 टाइप्स: आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो हमें इसमें हमारी जो पेमेंट हमने की हुई है उसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि अब जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो क्या कर सकते हैं, हम वो उसके अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इनपुट जीएसटी पेड, तो जो पेड है मतलब जो एसेट है वो डेबिट बैलेंस है, तो ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं। जैसे आप गवर्नमेंट को कहते हो कि जी देखो ये तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, अब आप अपना देखो कि आपको कितना पे करना है। जो आपने आउटपुट जीएसटी लिया, ठीक है, ये आपने जो रिसीव किया वो है 7,000, 11,000 एंड 22,000। सो एक्चुअली क्या है कि ये आपकी एसेट है जो आपने पे किया, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो अब हम इनको आपस में कैंसिल करके चेक करते हैं कि बैलेंस कितना बचा। अब जैसे आईजीएसटी है, आप 10,000 ऑलरेडी पे कर चुके हो, आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है? सिर्फ 7,000 की, तो आपके पास 3,000 अभी बच रहा है, मतलब ये आपके पास एक्स्ट्रा है, आप इसका क्रेडिट और ले सकते हो, ये एसेट बच रही है। सीजीएसटी में क्या है कि आपके पास 1,000 है बट ये आपको पे करना है, ये रिसीव हुआ आपके पास, बट ये आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अभी आपको और पे करना पड़ेगा क्योंकि इस केस में हमारी लाइबिलिटी ज़्यादा थी और यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी 7,000 बन रही है, हमें 7,000 और पे करना है। सो ये इसे हम ऐसे डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। क्रेडिट का मतलब है हमें पे करने, डेबिट का मतलब है कि हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है। सो यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट की जगह डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हो।
ठीक है। सो अब क्या हो गया आपके पास, ये आपकी एसेट है, ये आपकी लाइबिलिटी है। सो ये लाइबिलिटीज अभी पे करनी है। सो इनको इफ़ यू हैव एनी एसेट आप इनको इनके अगेंस्ट कैंसिल कर सकते हो। बट कैंसिलेशन का रूल क्या होता है कि अगर आपका CGST या SGST है, इसकी कैंसिलेशन हम IGST के अगेंस्ट कर सकते हैं इन दिस ऑर्डर ओनली। सो यहाँ अगर हमारी लाइबिलिटी बन रही है CGST और SGST की, तो इन दोनों को हम CGST पहले और SGST बाद में, इनकी पेमेंट हम कैंसिल कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी IGST में पे कर रखा है। ठीक है। सो अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें एडजस्ट करोगे, एडजस्टमेंट ऑफ IGST ऑलरेडी पेड, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी पेड है। आप एज अ रूल इनको CGST और SGST में क्लियर कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसका रूल क्या है, पहले CGST में कैंसिल होगा। तो CGST में तो तुम्हें 1000 ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें से 1000 यहाँ एडजस्ट कर दिया और बाकी कितना बचा 2000। सो 2000 आप SGST में क्लियर कर दोगे। सो फाइनली आपकी बैलेंस कितना बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, और SGST में हमारे पास क्या बच गया 5000 क्रेडिट। तो ये हो जाएगा हमारा लाइबिलिटी। सो इसे एज अ लाइबिलिटी शो करेंगे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। सपोज आपका यहाँ पर जो बैलेंस है, सपोज ये 7000 नहीं होता, सपोज इट वाज 1500, तो अब आप क्या करते हैं 3000 में से 1000 यहाँ कट गया और इसके आगे आपको सिर्फ 1500 ही चाहिए। सो आप टोटल में कितना कैंसिल कर देते 2500। तो यहाँ पर आप 3000 की जगह 2500 कैंसिलेशन करते, ये दोनों नील हो जाते और यहाँ पर आपके पास 500 का डेबिट बैलेंस IGST एज एन एसेट बच जाती, जो नेक्स्ट ईयर हम कैरी करते और नेक्स्ट ईयर फिर हम इसका क्लेम ले सकते थे। ठीक है। सो इस तरह से हम इसे हैंडल करते हैं। मान लो यहाँ 1000 की जगह 7000 होता, अब क्या होता, ये 7000 है से ये 2000 है या 1500 ही ले लो। अब क्या आपके पास 3000 की एसेट है, आप इसको सिर्फ 7 के अगेंस्ट ही पहला कैंसिलेशन CGST के अगेंस्ट होना है। सो ये आप 3000 यहाँ कैंसिल हो जाता, SGST बिल्कुल कैंसिल नहीं हो पाता। सो यहाँ आप कहते हैं कि 7 में से 3 इसके अगेंस्ट कैंसिल किया, 4000 की लाइबिलिटी CGST, 1500 की लाइबिलिटी SGST बच गई। सो इस तरह से हम इनको एडजस्ट करते हैं। इन केस आपने GST का कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझना है तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे पिछले वीडियोस पर लिंक पर जा सकते हो और वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है। सो आप वहाँ से GST को डिटेल में समझ सकते हो। सो ये हो गया हमारा GST। अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आपस में कट गई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपस में कट गई एंड वी आर लेफ्ट विद अ लाइबिलिटी ऑफ 5000 इन SGST। ये लाइबिलिटी बची है। GST के कैंसिलेशन कैसे होते हैं ये आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाके चेक कर लो, डिटेल में समझ लो। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अब इसके लिए स्पेसिंग करनी होगी। याद है मैंने आपको बताया था, देखो ये लाइनें हैं। अब मैं ट्रेडिंग में कितना छोड़ूं, P&L में कितनी स्पेस दूं। ओके, सो हम काउंट करते हैं। डेबिट में काउंट कर लेना सफिशिएंट होगा बिकॉज क्रेडिट में तो आइटम्स वैसे ही कम होती हैं। सो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 1, एसेट्स नंबर 3, सॉरी क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को 1 नाम देते हैं, P&L 2 और थर्ड स्टेटमेंट हो गई बैलेंस शीट। तो यही नंबरिंग हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, मशीनरी 3, फर्नीचर थर्ड स्टेटमेंट, परचेज एंड सेल ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, सैलरीज P&L, डिस्काउंट अलाउड P&L, डिस्काउंट रिसीव P&L, एडवर्टाइजिंग P&L, रिटर्न। ओके, ये है आपका रिटर्न। देन यू हैव सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये हो गया सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो आपके ये आ जाएंगे बैलेंस शीट में। अब ये जो यहाँ पर एक टर्म आ रही है रिटर्न, तो ये हमें क्लियर नहीं हो रहा कि रिटर्न किस चीज़ का रिटर्न। तो अब आपको क्या करना है, ये परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई। तो ये डेबिट में है, डेबिट में मतलब रिटर्न हमें मिला। तो कौन सा रिटर्न होता है जो हमें मिलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है ना रूल, जो आता है उसे डेबिट करते हैं।
सो सिंस दिस रिटर्न इज रिटन हियर ऑन द डेबिट साइड, तो कौन सा रिटर्न हमें मिला होगा? जस्ट कंसिडर, मैं रट्टा नहीं लगवाना चाहती हूँ, देखो। सो जस्ट कंसिडर, परचेज रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा? आपको मिलेगा क्या? डेबिट। डेबिट मतलब क्या चीज़ आपके बिजनेस में आएगी। तो परचेज रिटर्न होता है तो गुड्स आते हैं या सेल्स रिटर्न पे आते हैं? ओके, सो क्या होता है वो? ये रिटर्न इन है, डेबिट है ना, डेबिट का मतलब इन, तो आया है, तो आया कौन से वाला रिटर्न होता है? सेल्स रिटर्न। तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। तो ये तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, आप इसको सेल्स के साथ भी जोड़ सकते हो कि ये सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है। तो ये थोड़ी सी ना अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ये समझ लोगे ना चीज़ें, तो क्या हो जाता है कि हम इनके इंटरलिंकेजेस बिठा के हम बड़े आराम से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ऊपर हमें लिखना होता है बुक्स ऑफ सो एंड सो पर्सन, कि हम किसकी बुक्स में वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर हमें बता दिया कि ये राम लिमिटेड है या जो भी नाम है कंपनी का, वो लिख देंगे। सो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट आप इकट्ठा बना सकते हो, बीच में हमें स्पेसिंग करनी पड़ेगी, है ना। ये हो गया फॉर द ईयर एंडेड एज एट 31 मार्च 2022। ये बन गया अब हमारा। अब मैं इसमें ऐसे इसमें मैं स्पेस दे रही हूँ। मैंने अभी भी रफली लिखा है, देखो, ठीक है। फॉर्मेट बना दिया, पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट तो बनाने होते हैं ना बेटा इसमें आपके, नहीं तो अच्छा काम नहीं किया है उसके क्लियर वर्क के फिर नंबर कट जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। बट अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड थोड़ी कम है पेपर में, तो आप क्या कर सकते हो, आप रफली ये फॉर्मेट बना लो, एंड में जब टाइम बचे तो बाकी सारी चीज़ें, जैसे ये लिखने वाला काम है ना, वो बाद में कर लो। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट में देखो कितनी है, 1 2 3 4, और ये तो उधर जाएगा ना, तो 4 हो गया। तो हमें 6 लाइन्स छोड़नी होगी, +2 करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 लाइन्स मैंने छोड़ दी, ठीक है। इसके बाद मैं बना लूँगी, ये हो जाएगा P&L का कंपोनेंट। ओके, P&L में कितना है, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, तो 2 प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ तक मेरा P&L जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर रब कर लेना है, ये तो सारा ही रब हो गया। ओके, एनीवे मैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कर रही हूँ। अब ये देखो आपका वर्क जो है वो बहुत साफ़ सुथरा लगने वाला है। नाउ आई विल मेक बैलेंस शीट, है ना। अब बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट एज एट लास्ट डे को बनती है। फॉर्मेट तो बनाओगे ही, ये जो है ना, इसमें मुझे इसमें कट करना पड़ेगा, ये वर्ड इसमें आ रहा है। एसेट्स अमाउंट इन रुपीज़, लाइबिलिटीज़ अमाउंट इन रुपीज़। ओके, अब आप क्वेश्चन रीड कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ हमें चीज़ें लिखते जाना है। ओके, सो स्टार्टिंग से करो। कैपिटल 1,50,000, तो कैपिटल आ गया 1,50,000। अब बैलेंस शीट में याद रखो, बैलेंस शीट में क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो आपके ऑर्डर में आती हैं। हम परमानेंस का ऑर्डर ले रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, तो ज़रा इसमें भी कर लें। फिक्स्ड कितनी है, देखो, कैश इन हैंड, मशीनरी, फर्नीचर, और 3 में और कुछ है, डेटर्स क्रेडिटर। सो 2 आपकी फिक्स्ड एसेट्स होंगी, उसके बाद बाकी आपकी करंट एसेट्स होंगी। अभी आप इनके ऑर्डर्स जो है ना एसेट्स में खास करके याद करना शुरू कर दोगे ना, मतलब लिखोगे ध्यान से, तो क्या है, लेटर ऑन जब आप आगे जाओगे 12th में और कंपनीज का काम करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज यू विल बी रिमेंबरिंग दीज थिंग्स। ओके, कैपिटल मैंने लिख दी है। नेक्स्ट है स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है, सो 2 ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओके, नेक्स्ट है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक तो करंट एसेट्स में आता है, बट यहाँ क्या आता है, स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, बिल रिसीवेबल्स नहीं है, तो स्टॉक पहले आएगा, डेटर्स आएगा, फिर आएगा आपका कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। ओके, ये हो गया आपका 10,000
5,000. ओके ओके नेक्स्ट है आपका मशीनरी 1 लाख. तो मशीनरी और फर्नीचर में मशीनरी जो है वो आपके ज़्यादा परमानेंट है, तो मशीनरी हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद है फर्नीचर हम उसके बाद लिखेंगे. धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये चीज़ें आपको लर्न होने लगेंगी. परचेज एंड सेल्स, तो परचेज है 2 लाख, सेल्स है 5 लाख. सो 2 परचेजेस लेस ऑफ रिटर्न. तो परचेज में तो रिटर्न नहीं थे ना. बाय सेल्स 5 लाख लेस रिटर्न, कितना है रिटर्न आपका 20,000 का. ठीक है, इसी में से माइनस करके यहाँ लिख दिया 4,80,000. अगला है आपका वेजेस 50,000, कैरेज 33,000. सो टू वेजेस 50,000, टू कैरेज 33,000. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास सैलरी 70,000. ये सब लिख लिया ना, यहाँ तक लिख लिया. जो लिख रहे हो टिक करते जाओ. सैलरीज 70,000. सो टू सैलरीज. इसमें वैसे एक स्पेस छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रखना होता है ना. ओके नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड. ये भी इनडायरेक्ट है. अब यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड में कौन सी चीज़ इनकम है, कौन सी चीज़ एक्सपेंस है. अब यहाँ देखो मैंने एक लाइन छोड़ दी है, बिकॉज आई नो कि ट्रेडिंग अकाउंट में से प्रॉफिट और लॉस इधर ट्रांसफ़र होना है. सो उसके लिए एक लाइन छोड़ देते हैं. अब रफली देखो, मुझे बाय प्रैक्टिस आइडिया हो गया है कि इस क्वेश्चन में देखो सेल्स इतनी ज़्यादा है, परचेजेस काफ़ी, उसके ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है, तो प्रॉफिट ही होने वाला है. सो मैंने प्रॉफिट की जगह छोड़ दी. ठीक है. अच्छा, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड की बात कर रहे थे. बहुत सिंपल है. डेबिट एक्सपेंस होता है, क्रेडिट इनकम होती है. और अगर डेबिट क्रेडिट नहीं दे रखा तो लॉजिकली सोचो, डिस्काउंट रिसीव हुआ और डिस्काउंट अलाउ हम किसको करते हैं? डिस्काउंट हम उसको अलाउ करते हैं जिसने हमें पैसा देना होता है. जैसे मान लो रवि ने आपको पैसा देना है, तो आप उसको अलाउ करोगे ना कि चलो ठीक है तुम थोड़ा कम दे दो, मुझे पैसे पूरे दे दो, मतलब जल्दी दे दो, है ना. आप अलाउ कर रहे हो. तो अलाउ कर, जब आप किसी को पैसा अलाउ करते हो डिस्काउंट, इसका मतलब वो आपको कम पेमेंट करेगा. तो डिस्काउंट आपका लॉस या एक्सपेंस है. अब मान लो आपको किसी को पैसा देना है, आपको जेड को 10,000 रुपीज़ देने हैं. ठीक है, आप उसको कहते हो कि यार जल्दी पैसे ले ले, अभी ले ले, मेरे को 5% डिस्काउंट दे दे. ठीक है. तो अब आप अलाउ नहीं कर रहे हो, अलाउ तो सामने वाले को करना पड़ेगा. क्रेडिटर को, जिसको आपको पैसे देने हैं, या लेंडर या बैंकर, वो आपको डिस्काउंट अलाउ करेगा कि अच्छा ठीक है ये तुम्हें डिस्काउंट दिया. आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, आपको फ़ायदा होगा कि मुझे 1 लाख देना था, अब मुझे कम देना है. सो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है. सो ये थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली समझोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी. बाकी डेबिट क्रेडिट तो वैसे ही हमें बहुत सिंपल है. ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो डेबिट वाले सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट वाली सारी लाइबिलिटीज़ और इनकम्स. ओके, रिटर्न भी लिख लिया हमने, डिस्काउंट लिख लिए, सॉरी, सैलरी हो गई. अच्छा, कुछ रह तो नहीं गया यहाँ तक. अच्छा, अब हो गया एडवर्टाइजिंग. सो टू एडवर्टाइजिंग 50,000. उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 40,000. अब आप देखो मैंने स्पेसिंग जो है कितने ध्यान से काउंट करके लिखी थी. रिटर्न ऑलरेडी लिख चुके हैं. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स 90,000, क्रेडिटर्स 55,000. तो कैपिटल में देखो तो आपके पास क्रेडिटर्स है. ओके, बट कैपिटल में थोड़ी जगह छोड़नी होती है क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग होती तो माइनस करते, प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करेंगे. सो क्रेडिटर 55,000, डेटर्स, ऊपर स्टॉक की जगह छोड़ी हुई है 90,000. नेक्स्ट क्या आपके पास? स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक जो है, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है क्योंकि आपका ट्रेड जो है स्टॉक का, उसका कुछ बैलेंस शुरू में होता है, कुछ एंड में होता है, वो हमने लिख दिया. एंड इट इज़ अ करेंट एसेट. सो यहाँ पर भी हमें स्टॉक लिखना होगा एज अ करेंट एसेट. अब ये जो 6 की 6 चीज़ें थी, इनमें से नेट रिजल्ट क्या रहा था? देखो, नेट में सिर्फ SGST का क्रेडिट बैलेंस है. क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि ये आपकी लाइबिलिटी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रेडिटर्स के साथ ही SGST, ठीक है, लिख दूंगी. कौन सी वाली है ये? आउटपुट. आउटपुट SGST कह सकते हैं इसको, 5,000. ठीक है, ये हो गया हमारा इसका बैलेंस.
अब ये हमारा अकाउंट तो हमने कंप्लीट कर लिया, सब कुछ लिख दिया। अब क्या करना है, क्लोजिंग करनी है सबकी। सो अब क्या करेंगे हम, लेट मी से अब मैं यहाँ पर अलग पेन से लिख रही हूँ बिकॉज यू विल रिमेंबर कि ये हम काम कर रहे हैं। ओके अब क्या करना होता है, यहाँ पर हम टोटल करके बैलेंसिंग करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। सो इस तरफ का टोटल देखो 3,13,000 है डेबिट और क्रेडिट में है 580। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसे माइनस करना है तो अब आप कहोगे ये तो मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, आप इसको रिवर्स करो भाई। ठीक है, इसको रिवर्स करके आप इसमें डिफरेंस कर लोगे 2,67,000 का। सो 2,67,000 का बैलेंस यहाँ डालेंगे तो टोटल बन जाएंगे 580। अब इसे कहते क्या है, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट और इसे करना क्या है, इसे आगे ट्रांसफ़र करना है P&L अकाउंट में। सो यहाँ से ये इधर क्रेडिट में शिफ्ट हो गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत सिंपल होती है अकाउंटिंग इफ़ यू फॉलो द पैटर्न। ओके अब यहाँ P&L में प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। सो डेबिट का टोटल कितना है 1,64,000 और यहाँ टोटल कितने हैं 2,72,000। ठीक है, सो डिफरेंस कितना आ गया 1,08,000। वो यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में तो हमारा टोटल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखो ये हो गया टू नेट प्रॉफिट। अब ये कहाँ डालना है, क्योंकि ये अकाउंट सारे बंद करते जा रहे हैं तो नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, ऑनर को। सो इसे ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। सो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, ठीक है 1,08,000। सो 2,58,000। सो फाइनल पोजीशन हो गई हमारी ये। अब आप इसका टोटल करके वेरीफाई कर लो कि आपने सारी चीज़ें ठीक से की हैं। ओके 3,18,000 3,18,000। ओके सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ओके सो यहाँ इस क्वेश्चन में सेम वे से हमने सॉल्व किया जैसे एग्जाम्पल 2 किया था, बट यहाँ फ़र्क क्या था दैट दिस क्वेश्चन हैड GST। ये GST की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये क्लब करके एक फाइनल रिजल्ट आता है विच कैन बी 1 और 2 रिजल्ट्स। क्योंकि क्या होता है IGST में जो पैसा बचता है ना हमारे पास, दिस यू कैन यूज़ फॉर CGST फर्स्ट एंड देन फॉर SGST। लेकिन जब CGST और SGST में अगर पैसा बचता है, जैसे मान लो CGST में और SGST में पोजीशन ये होती कि ये 20,000 हमने पे किया हुआ है, से 20 और 30, और हमने जो रिसीव किया जो हमें गवर्नमेंट एक्सचेकर में देना है से 18,000 और से 25,000। तो यहाँ 3,000 और यहाँ पर 2,000 का बैलेंस हमारा ऑलरेडी पेड, मतलब डेबिट बैलेंस बच गया, एसेट्स है। अब इनको आप कहाँ कैंसिल कर सकते हो, ये पैसा पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में, इसको आप IGST में यूज़ कर सकते हो इन दिस ऑर्डर ओनली। पहले CGST फिर SGST। मान लो इसमें आपने पे किया हुआ था 15,000, ठीक है, और आपको रिसीव हुआ था, मतलब जब आपको गवर्नमेंट एक्सचेकर में देना है वो है से 12,000। सो 3,000 अभी इसमें लाइबिलिटी बच गई। तो ये लाइबिलिटी मैं CGST के अगेंस्ट कैंसिल करूँगी पहले, फिर 1,000 अभी भी बच गया, ये ख़त्म, ये कैंसिल्ड। यहाँ से 1,000 आप कैंसिल करोगे, ठीक है, SGST का, और अल्टीमेटली दिस क्लोज्ड, और यहाँ पर क्या है 1,000 यूज़ हो गया फॉर IGST, तो यहाँ पर 2,000 का डेबिट बैलेंस बच गया। सो ऐसे हमारा 1 या 2 बैलेंस बच सकते हैं, उनको जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें बैलेंस शीट में यहाँ पर शो करना होता है। प्लीज़ चेक दिस इन डिटेल, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसको एक बार डिटेल में चेक करना मेरे पिछले वीडियोस को देखकर। बाकी आपका बैलेंस शीट का जो है और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट एज इट इज़ है। सो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, वील टेक अप 1 मोर एग्जाम्पल, थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे सो दैट वी कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो ये फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा विदाउट एडजस्टमेंट, एंड देन वी विल टेक अप द adjustments one by one. So I hope this is clear to you. So that is it for the day. Thank you. Stay learning, stay practicing.